मैं डॉक्टर सुधा राव आप सबको नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। भारतीय महिलाओं में कैंसर की स्थिति पे मैं आपको बताना चाहूँगी। ये 3 अक्षरों का एक शब्द या 6 लेटर्स वर्ड इन इंग्लिश, कैंसर, CANCER, इतना भयावह है कि डॉक्टर या चिकित्सक को भी मरीज को बताने के पहले सोचना पड़ता है कि हाउ टू ब्रेक दिस न्यूज़ टू द पेशेंट और देयर रिलेटिव्स। लेकिन अब स्थिति बहुत अच्छी है, बदल गई है, और अगर समय से पता लग जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे देश भारत में हार्ट अटैक के बाद मृत्यु का सबसे बड़ा कारण दूसरा कैंसर है। और आश्चर्य की बात एक ही है कि विदेशों की तुलना में भारतीय महिलाएं पुरुषों से की तुलना में अधिक खतरा है उनको। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी बहनों, माताओं और बेटियों को इससे सावधान करना चाहती हूँ। भारतीय महिलाओं में जो सबसे कॉमन या सबसे अधिक पाए जाने कैंसर है वो इस प्रकार है। सबसे पहला ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर, दूसरा कोलोरेक्टल या मलाशय कैंसर, तीसरा लंग्स या फेफड़े का कैंसर, चौथा सर्वाइकल या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, पांचवा एंडोमेट्रियम या यूट्रस का कैंसर, छठा स्किन खाल या चमड़ी का कैंसर, सातवां इंटेस्टाइन या आंतों का कैंसर, और बाकी शरीर के स्थानों का नाम बहुत कम है क्योंकि वो बहुत कम होते हैं। हम महिलाओं में कैंसर को लेके बहुत भ्रांतियां हैं। उस हिसाब से विश्व की WHO और हमारे भारत की कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने करीब 11 लक्षण ऐसे बताए हैं जिन्हें हम महिलाओं को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, तो याद रखें कि अगर आपकी छाती में, ब्रेस्ट में, स्तन में किसी भी प्रकार की कोई गांठ का आपको अनुभव होता हो, कोई दर्द होता हो, निपल या एरियोला से कोई रक्तस्राव या किसी प्रकार का भी डिस्चार्ज हो रहा हो जिसमें बदबू हो या ना हो, इन सब के बारे में आपको तुरंत विशेषज्ञ से विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरी बात है, जो गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय का कैंसर है उसमें ऐसा है कि रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के बाद ये अधिक होता है, परंतु ज़रूरी नहीं है, यंग एज में भी हो सकता है। 30 से 45 साल की उम्र के दौरान हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ ऐसे हैं लक्षण जिनके लिए आपको अवश्य देखिए, जैसे योनि से असामान्य रक्तस्राव, अनियमित रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग। दूसरा, रजोनिवृत्ति के बाद अगर रक्तस्राव होता है, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तुरंत उस पर ध्यान दें। और अगर सेक्स के दौरान किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो तुरंत उसको आप अपने ध्यान में लाएं। फिर एकाएक वजन घटना, मतलब कि आपकी बिना किसी डाइटिंग, बिना किसी एक्सरसाइज के अगर 2 महीने में 10 किलो से ज़्यादा वजन आपका घट गया तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए। फिर दूसरी बात है, लगातार आपको थकान लगे, भूख न लगे, पेट के नीचे के हिस्से में दर्द हो, आपकी टॉयलेट हैबिट्स में एकदम से चेंज आने लगे, पेशाब में आपको तकलीफ़ होने लगे, तो ये सब लक्षण जो है वो गर्भाशय ग्रीवा इत्यादि के कैंसर की ओर इंगित करते हैं और आपको तुरंत इसके लिए परामर्श लेना चाहिए। जहाँ तक त्वचा का कैंसर है उसमें कम तो होता है, परंतु ये पैरों में बहुत अधिक होता है महिलाओं के। इसमें त्वचा के रंग में बदलाव, मतलब वो ज़्यादा काला पड़ने लगता है, जख्म होने लगता है जो जख्म भरता नहीं है, और बेवजह या बेमतलब की जगहों पे मस्से होने लगते हैं। ये सब लक्षण हैं त्वचा के कैंसर के। तो ये 11 लक्षण हैं जिनकी तरफ आप अवश्य ध्यान दीजिए और उसको के बाद परामर्श लीजिए। फिर आता है कि हम महिलाओं में भारत में रिस्क फैक्टर्स, माने किन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो वो है आजकल एक तो डाइटरी हैबिट्स,
क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल फास्ट फूड, रेडीमेड फूड्स इत्यादि बहुत कॉमन हो गए हैं और फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब शारीरिक श्रम महिलाओं में बहुत कम हो गया है। इसका कारण जो भी हो, कुछ तो दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, दूसरी बात हर काम के लिए कोई ना कोई मशीन उपलब्ध है, तो शारीरिक श्रम बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से मोटापा या ओबेसिटी होता है। और हम एनेस्थेटिस्ट होने के नाते ये बताएं कि ओबेसिटी या मोटापा सबसे बड़ा हमारी जान का दुश्मन है। फिर आता है टोबैको या तंबाकू और अल्कोहल। हालांकि भारतीय महिलाओं में अल्कोहल यानी मतलब शराब का सेवन विदेशों की अपेक्षा बहुत कम है, पर फिर भी उससे एक खतरा हमको है या वो रिस्क फैक्टर है। और टोबैको च्यूइंग, चाहे वो खाने में हो या जैसे उससे सूंघने में हो, किसी भी प्रकार का तंबाकू जो है, किसी भी प्रकार का तंबाकू हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। फिर आजकल की महिलाओं में एक सबसे बड़ा कारण हो गया है, पढ़ाई की वजह से या सामाजिक कारणों के कारण देर में शादी होना, देर में बच्चे होना, डिलेड चाइल्ड बर्थ और लो पैरिटी मतलब एक बच्चे से ज़्यादा आजकल कोई परिवार जो थोड़े मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, इसलिए उनमें कैंसर का रिस्क फैक्टर अधिक होता है। फिर काम की वजह से आपका जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है, टीवी में, लैपटॉप में, मोबाइल में, ये सब भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। अब हम सोचें कि इसके अलावा आपको और किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मतलब मैंने आपको लक्षणों के बारे में बताया, रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया। अब आपको बताती हूँ कि कैंसर की क्या स्टेजेस होती हैं या कैंसर के कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। तो ज़्यादातर कैंसर को हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं, मतलब 0 से लेके और 4 तक। 0 कैंसर तब माना जाता है जब अगर चाहे गर्भाशय में हो या ग्रीवा में हो या ब्रेस्ट में हो या कहीं भी हो, जो आपको एक नोड्यूल फील हो रहा है या एक प्रकार का कुछ खतरा आपको लग रहा है, वो अपनी ही जगह में सीमित है और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये 0 स्टेज होती है और ये बिल्कुल खतरनाक नहीं होती है। अगर इसका तुरंत से इलाज किया जाए तो वो ऑपरेबल होता है और आप बिल्कुल उससे मुक्ति पा सकते हैं। स्टेज 2 तब होता है जब गांठ 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है और अपने आसपास के टिश्यू या सेल्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है, और तब भी ये ऑपरेबल होता है, मतलब आप इससे ऑपरेशन करा के ठीक हो सकती हैं। स्टेज 3 जो होता है जब वो गांठ 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाए और अगल बगल, मतलब अगर स्तन का कैंसर है तो आपके बगल में एक्जिला या आर्मपिट जिसको बोलते हैं या हिंदी में कांख बोलते हैं, उसको इन्वॉल्व कर ले और जो आसपास के गले के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें आ जाए, तो ये स्टेज 3 होती है और इसमें सर्जरी तुरंत करानी चाहिए, जिसके बाद आपको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होती है और कुछ हद तक ये भी ट्रीटेबल होता है, मतलब इलाज इसका संभव है। स्टेज 4 जो है वो आखिरी स्टेज होती है जिसमें ये कैंसर सारे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद इसका इलाज थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है, पर पूरी तरह से ये हम ठीक नहीं कर सकते। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये सब इन श्रेणियों के हिसाब से इस कैंसर का इलाज है। अब हम आते हैं कि आपने ये सब तो देख लिया कि आपको कैसे सावधान रहना है, क्या करना है, लेकिन अब आप समझिए कि अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है तो आप जांच के लिए क्या करेंगे। जांच, निदान और उसका ट्रीटमेंट। तो जांच के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। स्टेज 1 में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो सबसे पहली स्टेज होती है कि आत्म परीक्षण, ये बहुत ज़रूरी है। हर महिला को, हर लड़की को, बल्कि हम कहें तो 15 साल से 20 साल की उम्र तक कम से कम 2 महीने में एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन अवश्य करना चाहिए। और ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऐसा होता है कि आपको
इसमें अपने ब्रेस्ट की जांच स्वयं अपने हाथ से करनी होती है और देखना होता है कि कहीं भी आपको किसी प्रकार की गांठ तो नहीं महसूस हो रही है, और अगर महसूस होती है तो वो कितनी बड़ी है, क्या दर्द देती है, क्या उससे किसी प्रकार का कोई रिसाव हो रहा है। उसके बाद 20 से 30 साल की उम्र तक आप किसी डॉक्टर या नर्स से हर 2 महीने में एक बार जांच करवाएं, और 40 की उम्र के बाद साल में एक बार इसका परीक्षण आप डॉक्टर से अवश्य करवाएं। फिर आता है आपके गर्भाशय ग्रीवा, अरे नहीं, दूसरा है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक प्रकार के का एक्सरे होता है। इस एक्सरे में ये दिखाता है कि आपके स्तन में वो कैंसर कहाँ तक पहुँचा है, और ये ज़्यादातर 45 साल की उम्र के बाद ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इससे हमें पता लगता है कि आप कैंसर की किस स्टेज में या किस श्रेणी में आपकी बीमारी पहुंची है। फिर होता है अल्ट्रासाउंड, और एक होता है छोटी सी जांच होती है जिसे हम नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी कहते हैं। इसमें छोटी सी सुई के द्वारा आपके स्तन में जहाँ पर गांठ है उसमें से 1 या 2 सीसी छोटा सा, मतलब आधे चम्मच से भी कम समझिए, वो लिया जाता है, और उसकी जांच पैथोलॉजी में होती है पता लगाने के लिए कि आपका ब्रेस्ट में जो कैंसर सेल पल रहे हैं या बढ़ रहे हैं वो किस श्रेणी तक पहुँचे हैं। और अल्टीमेटली होता है एक टिश्यू बायोप्सी, मतलब उस गांठ को या तो पूरा निकाला जाता है अगर छोटी है, और अगर बड़ी है तो उसका एक छोटा हिस्सा लेके जांच के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद हम ये निश्चय करते हैं कि आपको कितने बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्या पूरे स्तन को निकालना पड़ेगा या केवल गांठ निकालने से ही काम पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है एमआरआई, और एमआरआई कराने से भी सब कुछ पता लगता है। इसी प्रकार गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में भी ये सब जांचें होती हैं, और आपको ये अवश्य कराना चाहिए। हमारे देश ने 2 प्रोग्राम चलाए हैं। एक तो प्रोग्राम है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, जो 1981 से हमारे देश में चला है, और कुछ राष्ट्रों में तो बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में इतना ज़्यादा नहीं है, पर यह होना चाहिए। इससे पता लगेगा कि हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कितनी आगे बढ़ा है और हमें कितना और काम करना है। जहाँ तक सर्वाइकल कैंसर का सवाल है, उसमें आपको हमारा एम ये है कि 2030 तक WHO माननीय विश्व स्वास्थ्य संस्था ने ये डिसाइड किया है, ये निश्चय किया है कि हम 2030 तक अपनी महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से हम मुक्त कर देंगे। इसके लिए जो हमने कार्यक्रम निकाले हैं उनमें सबसे पहला तो है एक वैक्सीनेशन, जिसको HPV बोलते हैं। इसका पूरा नाम आपको बता देती हूँ कि हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वैक्सीन 15 साल की उम्र से लड़कियों को लगना अवश्य चालू होना चाहिए। 2 वैक्सीन रखते हैं, ये आपको गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाते हैं, और हर बड़े स्वास्थ्य केंद्र या बड़े अस्पताल में ये आपको उपलब्ध है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमारी बच्चियों को, हमारी औरतों को ध्यान रखना चाहिए कि आप किस एज में संभोग पहला हुआ या इंटरकोर्स होता है पुरुष के साथ में, इसके ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर ये डिपेंड करता है। आजकल थोड़ा जल्दी ही लड़कियां परिपक्व हो जाती हैं, इसलिए भी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर अधिक होने लगता है। और हमारी उम्मीद है कि 90% लड़कियां 15 साल की उम्र तक दोनों वैक्सीन उनको लग जाएगी जब वो 15 साल की होंगी। 70% औरतें 35 से 40 साल तक उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, और 90% औरतों को प्री कैंसर या कैंसर स्टेज के जाने के पहले ही हम इतना इलाज कर देंगे कि हमारा रेट जो है वो मुश्किल से 10 लाख पे सिर्फ हमें 4 केसेस, मतलब एक तरह से समझिए हम अपने उन्मूलन के लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि जो हमारा NCCP और NCCR कार्यक्रम है, इसमें महिलाएं और सारी स्वास्थ्य सेवाएं और आशा, मतलब एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स हमें साथ देंगी,
और सारे डॉक्टर्स हमको साथ देंगे। और एक सबसे बड़ा सर्वाइकल कैंसर का होता है पैप स्मीयर प्रोग्राम, 2 मिनट का काम होता है। महिलाएं अपना सहयोग देकर 30 से 40 उम्र की बाद में ये अवश्य कराएं ताकि वो भविष्य में केंद्र से मुक्त हो सके। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप हमें सहयोग दें ताकि हम आपको और अपने देश की महिलाओं को इन 2 कैंसरों से कम 2030 तक पूरे तौर से हम आपको मुक्त कर सकें। धन्यवाद।